सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से स्वतंत्र होना बाकी था, क्योंकि आप में एक हीनता की भावना अपने ही इतिहास के प्रति उन्होंने भर दी थी कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो आपको लगता है इतना बड़ा मैथमेटिक्स का जीनियस भी आपके देश में है। ग्रीक, रोम, इजिप्ट, ये भूखंड तो हैं, लेकिन इनकी संस्कृति खत्म है। इनका अपना जो एक मौलिक सोच थी, मौलिक संस्कृति थी, वो समाप्त हो चुकी है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। तो वही आइडेंटिटी उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जब उन्होंने अपनी आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर ली तो समस्या का समाधान हो गया। तो उनको भजन में मजा आ रहा है। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और जुड़ के आती है। जैसे आपने ये बात कही, हम पिछले लगभग 8-10 साल का अगर मैं पिछला पीरियड देखूं, तो हमारे अंदर ना एक हीन भावना से एक प्राउड की भावना आनी शुरू हो गई है। अब हम विदेश में जाते हैं तो हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं। पहले हम किसी को कहना पसंद नहीं कर सकते थे कि मैं भारतीय हूँ, क्योंकि हमें लगता था कि हम अभी बहुत पीछे हैं। हम एक अंडर डेवलप कंट्री थे जो अब डेवलपिंग कंट्री बन रहा है। और शायद जो हमारे अभी कालखंड में जितना काम हो रहा है, शायद आने वाले 10-20 साल में हम एक डेवलप कंट्री की तरफ हों। और फिर वही बात आ जाती है कि डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनाने में जो सबसे बड़ा हाथ रहेगा वो युवाओं का रहेगा। और हमने पिछले लगभग 4-5 साल पहले अगर हम बात देखें, तो अब हम ये देख रहे हैं कि लोगों का विदेश की तरफ जो सम्मोहन है वो कम हो रहा है। जिसको हम कहते हैं कि जो पहले ब्रेन ड्रेन होता था, अब ब्रेन ब्रेन हो रहा है। अब लोग वहाँ से वापस आकर अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। और जो उन्होंने संजोया है, ये जो उन्होंने सीखा है, जैसे आपने कहा कि उन्होंने जो साइंटिफिक रिसर्च करी है, अब वो उसको हमारा जो पुराना ऐतिहासिक ज्ञान है, उसको मैच करके वो भारत में दोबारा वापस आ रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या सच में युवा का मन अब परिवर्तित हो रहा है, उसको भारत में काम करने में, या भारत में अब अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, और इंडिया क्या एक्चुअल में शाइनिंग इंडिया है? इसमें दो चीज़ें हैं। भारत जब 1947 में राजनीतिक और आर्थिक रूप से आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से स्वतंत्र होना बाकी था। और उसमें एक लंबा समय लगता है। ये जो कॉलोनियल पावर्स थी, इन्होंने केवल भारत में राजनीतिक रूप से राज नहीं किया, इन्होंने आपके ऊपर सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से भी राज किया है। जैसा मैं कई बार प्रश्न पूछता हूँ कि अंग्रेज़ों को तो सिर्फ धन लूटना था ना, उनको ऐसी क्या आवश्यकता थी कि उन्होंने धन लूटने से पहले इस चीज़ पर फोकस किया कि इनकी हिस्ट्री क्या है, हम उसे जानेंगे। उन्हें क्या इंटरेस्ट था कि यहाँ पर एशियाटिक सोसाइटी उन्होंने बनाई। उसके बाद अलग अलग अंग्रेज़ विद्वान जो है यहाँ पर वेदों पे काम कर रहे थे, उपनिषद। उन्हें क्या इच्छा थी? उन्हें तो पैसा चाहिए था। पैसा तो वो लूट ही रहे थे। उन्हें इधर क्या इंटरेस्ट था? इंटरेस्ट ये था कि आपका इतिहास क्या होगा। अगर वो तय करेंगे तो वो ये भी तय कर पाएंगे कि आप सोचेंगे क्या। जैसे ओरिएंटलिज्म करके एक पुस्तक है, एडवर्ड सेड करके, शायद लेखक हैं उसके। वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो कॉलोनाइज्ड होता है, यानी कि जिस पर ये कॉलोनियल शक्तियाँ एक तरह से अपना प्रभाव जमाती हैं, उस प्रभाव के कारण एक समय के बाद वो जो कॉलोनाइज्ड व्यक्ति है वो उन्हीं की तरह बिहेव करना जो है वो शुरू कर देता है। और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे अंग्रेज़ों की तरह ही चलना, उनकी तरह पहनना, उनकी तरह अंग्रेज़ी का एक्सेंट वैसा हो, वो जिस प्रकार का फैशन कर रहे हैं, जिस प्रकार का वहाँ का कल्चर है, उसे हम अपनाएं। हम क्यों कॉपी कर रहे थे? क्योंकि आप में एक हीनता की भावना अपने ही इतिहास के प्रति उन्होंने भर दी थी कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। आप तो पिछड़े हुए लोग हैं, सपेरों का ये देश है, आपने तो कुछ किया ही नहीं है। लेकिन हाल ही में खासकर सोशल मीडिया का जब राइज हुआ, तो इसमें प्रत्येक बात युवाओं तक पहुंचने लगी, इतिहास की, संस्कृति की। तो आपको पता लगा आपका देश तो बहुत महान है। आपके देश में हर चीज़ है कि कांतारा जैसी मूवी जब निकलती है तो उसमें आप कल्चर देखते हैं। लेकिन ब्रिटेन में, या शायद हॉलीवुड ने ये मूवी बनाई थी, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, रामानुजन पे ये मूवी। तो आपको लगता है इतना बड़ा मैथमेटिक्स का जीनियस भी आपके देश में है। आपके देश का इतिहास इतना पुराना है, जितने लंबे पीरियड में कई एम्पायर आए और गए। आपके यहाँ पे फिलॉसफी इतनी रिच है कि साइंस पढ़ने वाले जो लोग हैं वो उस फिलॉसफी से प्रेरणा लेते हैं। तो जब आपको ये बातें पता लगी, अब मैं वही वाली बात पे आऊँगा कि आपके दादाजी महान थे। आपको जब पता लगा कि भई आपके दादाजी बहुत महान थे, तो आपको लगा ये मैं भी कर सकता हूँ। मेरे दादाजी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? तो वो हीनता की भावना आपकी छूटी और आपने काम करना शुरू किया। जब आपने काम करना शुरू किया तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखने लग पड़ी, जहाँ चाह वहाँ रहा।
वही वाली स्थिति है। तो जब आप में वो गर्व की अनुभूति आई तो आपको पता लगा कि ये सोने की चिड़िया थी और मैं पुनः इसको सोने की चिड़िया बना सकता हूँ। हाँ, एक समाज की दृष्टि से हमारी जो अभी आयु है वो कम है कि हमें स्वतंत्र हुए 1000 साल का हमने संघर्ष किया है, उसके बाद आपको आज़ाद हुए लगभग 78 वर्ष हुए। ये समाज की दृष्टि से बहुत ज़्यादा लंबी आयु नहीं है, लेकिन फिर भी आप उठकर खड़े हुए हैं। फिर भी आपने 78 साल में अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट या लैटिन अमेरिका, अमेरिका, वहाँ की संस्कृति गायब हो चुकी है। वहाँ पर उसको बचाने वाला, उसको समझने वाला, मानने वाला कोई नहीं बचा। उनका इतिहास खत्म हो चुका है। ग्रीक, रोम, इजिप्ट, ये भूखंड तो हैं, लेकिन इनकी संस्कृति खत्म है। इनका अपना जो एक मौलिक सोच थी, मौलिक संस्कृति थी, वो समाप्त हो चुकी है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में अब भी चीजें विद्यमान हैं और आप उनको और ज्यादा एनरिच करने की अब जो है कोशिश कर रहे हैं। और युवाओं में सोशल मीडिया के माध्यम से खासकर एक बहुत बेहतरीन चेतना आई है। इसीलिए मैं कल परसों न्यूज़ सुन रहा था, अभी आर्टिकल भी उस पे मैंने लिखा कि लगभग 3 किलोमीटर लंबी एक लाइन जो है बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर में लगी हुई थी आंगल नववर्ष के समय पे। पब और पार्टी में जाने वाला युवा वहाँ पर लंबी लाइन में खड़ा है, वृंदावन जा रहा है, अलग अलग मंदिरों में जा रहा है, माँ कामाख्या के वहाँ जा रहा है, जगन्नाथ जा रहा है। ये सडनली क्या हुआ? आपका अपने कल्चर के प्रति जो प्रेम है, अपने देश के प्रति जो प्रेम है, ये सिर्फ और सिर्फ मंदिर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ये आपका इतिहास है, ये आपकी परंपरा, ये आपकी संस्कृति है। इसके प्रति आपकी एक आस्था और श्रद्धा जो है वो जागृत हुई है। तो जब ये जागृत होगी तो आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहेंगे। जब आपको अपने घर से प्यार है तो आप अपने घर के लिए खुद ब खुद अच्छा करना शुरू कर देंगे। जब घर से प्यार ही नहीं है तो आप यही कहेंगे चलो किसी शहर में बसते हैं। तो वो घर के प्रति, गाँव के प्रति प्रेम जो है वो पुनः जागृत हुआ है। किसी भी कारण हो सकता है, सोशल मीडिया में एक कारण बता रहा हूँ, उसके अतिरिक्त बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कई वर्षों से इस काम में लगे हुए हैं, उनका भी एक बड़ा योगदान है। तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन वो प्रेम जागृत हुआ है। इसीलिए भारत को बदलने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए और पुनः जिसे विश्व गुरु कहते हैं उस धारा में खड़ा करने के लिए युवा जो है वो लगा हुआ है और उसके रिजल्ट्स अच्छे हमें दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा जो अभी रिसेंट टाइम में हुई है कि कहते हैं कि किसी भी इंसान को अगर आपने कोई बात समझानी है तो आपको उसके लेवल तक जाना पड़ेगा। अगर एक बिल्कुल अनपढ़ आदमी को अगर एक बड़ी-बड़ी फ़िलॉसफ़ी की आप बात समझाओगे तो शायद उसके समझ में नहीं आएगी। या एक बहुत पढ़े लिखे आदमी के साथ आप एक अनपढ़ का अगर उसका द्वंद्व करवा दोगे तो वो उसके लेवल तक आ ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे सोशल मीडिया ने एक काम और अच्छा किया है जो अभी मैं ख़ास करके इसको हाइलाइट करना चाहूँगा। हमने यहाँ पे कॉन्सर्ट्स, म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स, लाइव शोज़ का हमारे यहाँ पे बहुत कल्चर है। युवा उसमें जाके बड़ा खुश होता है क्योंकि उसको सब कुछ सामने दिख रहा है, उसको वो बीट पसंद है। तो अभी एक संस्था तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग हैं, युवा हैं, उन्होंने एक भजन कॉन्सर्ट के नाम से एक नया प्रयोग किया है। हमारे शहर में भी हुआ और लगभग 5000 के आसपास लोग उसमें गए हैं, बाकायदा टिकट्स लेके गए हैं। तो अगर युवा एक सिंगर के कॉन्सर्ट में ना जाके अगर एक भजन के कॉन्सर्ट में जा रहा है, क्योंकि उसको क्या बीट चाहिए, रिदम चाहिए, उसको धर्म तभी समझ आएगा जब उसमें उसको मज़ा आएगा। मज़ा कैसे आएगा? उसको नाचने गाने में मज़ा आता है, उसको फ्री रह के मज़ा आता है। उसको ये नहीं है कि मैं पूजा करने जा रहा हूँ, मेरे सिर पे ढका होगा, मैं तभी पूजा कर सकता हूँ। उसको को तू भाई कर, जैसे तेरे को पसंद है तू वैसे कर। तुझे शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है, तेरे को लोटा नहीं पसंद है तू ग्लास से चढ़ा दे, तेरे को ग्लास नहीं पसंद है तू कटोरी से चढ़ा, तेरे को कटोरी नहीं पसंद है तू अंगुल से चढ़ा दे, लेकिन चढ़ा सही। तो अब जब युवाओं को ये लग रहा है कि हमारा जो धर्म है वो हमें इस चीज़ की फ्रीडम दे रहा है कि मैं उसको किसी भी तरह से मान लूँ, तो वो उसकी तरफ आ रहा है। इस बारे में आपका क्या विचार है? वैसे हमारे यहाँ पर भारत में आप किस प्रकार से जल चढ़ाते हैं वो कभी डिबेट का मुद्दा रहा ही नहीं है। आप व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र हैं। हाँ, आपकी स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप किसी और को तंग करें, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आप स्वतंत्र हैं कि आप ईश्वर को किस प्रकार से देखना चाहते हैं और ये भारत की सबसे बड़ी सुंदरता है। लेकिन युवा का इस और आने का जो मुझे लगता है एक बड़ी वजह है, वो ये नहीं है कि उन्हें ये फ्रीडम दी जाए कि वो पूजा किस प्रकार से करेंगे। क्योंकि मैं, आप मुझसे बड़े हैं और मुझसे एक पीढ़ी पीछे हैं, मैं आप ही से पूछूं कि आपको आपकी पिछली पीढ़ी ने कितना ही स्ट्रेस दिया होगा कि नहीं ऐसे ही पूजा करनी है। उन्होंने कभी नहीं कहा होगा। आपके यहाँ पे कहते ही नहीं है ही नहीं परंपरा ये, तो आपको ये स्ट्रेस था ही नहीं। लेकिन पश्चिम का अंधा अनुकरण करके एक लंबे समय तक उन्हें महसूस हुआ कि हमारी आइडेंटिटी क्या है।
क्योंकि आप किसी और की तरह मिमिक जो है वो कुछ समय तक तो कर सकते हैं, लेकिन एक समय पर आपको प्रश्न आता है कि आप कौन हैं। ये प्रश्न पश्चिम भी पूछ रहा है, ये यूरोप में भी प्रश्न आ रहा है कि भाई हम कौन हैं। अब उनको उत्तर ढूंढने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि अपनी संस्कृति से वो बहुत दूर जा चुके हैं। लेकिन भारत में अभी भी आपकी चीज़ें किसी न किसी रूप से बची हुई हैं, तो आपका इसका उत्तर जल्दी मिल जाता है। जब उत्तर मिलता है तो आपको उसमें सुकून भी मिलता है। जब सुकून मिलता है तो व्यक्ति को इन द एंड चाहिए क्या? सुकून। तो उसे दिखता है कि मैं बहुत चिल्ला लिया, मैंने बहुत लोगों की तरह नकल करके देख ली, लेकिन असल सुंदरता तो इसी चीज़ में है कि मैं जैसा हूँ वैसे का वैसा रहूँ और उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँ। मैं इसे ऐसा कहता हूँ कि मेरे पिताजी गरीब हैं, मैं तब तक तकलीफ़ में रहूँगा जब तक मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, वो ऐसे ही हैं, मैं इसमें क्या बदल कर सकता हूँ, मैं बदल करूँगा, तो अपने आप मुझे सुकून भी मिल जाएगा, मैं कुछ अच्छा कर भी पाऊँगा। लेकिन मैं अगर इस चीज़ में, इस जलन में रहूँगा कि यार सब कुछ ये पड़ोसी के पास ही है, तो फिर समस्या है, तो फिर मुझे कभी शांति नहीं मिल सकती है, क्योंकि पड़ोसी भी राइज़ करेगा, पड़ोसी का अपना तरीका है चीज़ों को करने का, आपका अपना है। तो आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा, मैं कौन हूँ? उस मैं कौन हूँ का उत्तर जो है वो युवाओं को मिलना शुरू हुआ है। अपनी आइडेंटिटी उन्होंने पहचान ली है कि मैं हिंदू हूँ। वो हिंदू कहने में उनको कोई शर्म या लाज नहीं है, क्योंकि शर्म और लाज क्यों हो? ये मेरी आइडेंटिटी है। अब मेरा नाम शिवा है और मुझे कोई शिवा नाम से कहे, तो मुझे उसमें क्यों तकलीफ होनी चाहिए? मुझे क्यों जेम्स या कुछ और बनना है? मैं शिवा हूँ, मैं शिवा हूँ। तो वही आइडेंटिटी उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जब उन्होंने अपनी आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर ली, तो समस्या का समाधान हो गया। तो उनको भजन में मज़ा आ रहा है, क्योंकि भजन जब कबीर का कोई दोहा है या रामायण की जो चौपाई है, वो कुछ सिखाई तो रही है, वो सिखा ही तो रही है। हाँ, उसमें उन्होंने मॉडर्न टच दिया है कि हम रूढ़िवादी नहीं है कि जी आज से 1000 साल पहले तो माइक होता नहीं था तो हम तो माइक नहीं यूज़ करेंगे। हमारे यहाँ पर समाज ने निरंतर परिवर्तन को एक्सेप्ट किया है। कुछ शाश्वत सत्य हैं कि मैं झूठ बोलना जो है वो गलत है। अब वो कोई भी देश काल परिस्थिति हो, आज से 100 साल बाद, 1000 साल बाद, 10,000 साल बाद, वो गलत ही रहेगा। वो शाश्वत सत्य है, वो नहीं बदल सकता। सूरज का काम जो है वो रोशनी देना है, वो रोशनी ही देगा। वो अगर रोशनी नहीं देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो सत्य बोलना सही है, सत्य ही बोलना चाहिए, वो 1000 साल बाद भी वही रहने वाला है। लेकिन सत्य बोलने के लिए मुझे माइक में सत्य बोलना है, या बिना माइक के बोलना है, या मीडिया के सामने बोलना है, सोशल मीडिया के माध्यम से, वो माध्यम बदलते रहेंगे। तो परिवर्तन जो है अपने यहाँ पर सहज रूप से हमारा समाज एक्सेप्ट करता है। इसलिए युवाओं ने माइक लिया, गिटार लिया, और गिटार पे भी वो चौपाइयाँ गा रहे हैं, संस्कृत के श्लोक गा रहे हैं। तो अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट किया, और देश काल परिस्थिति में जिस प्रकार से उसको प्रेजेंट करना चाहिए उस प्रकार से उन्होंने प्रेजेंट किया। तो शिवा, इस बात से मैं एक चीज़ तो जो मैं निचोड़ पाया हूँ कि हमारी संस्कृति में अडेप्टेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी, ये दो चीज़ें शुरू से रही हैं, और यही कारण है कि हमारा देश आज भी बचा हुआ है। हमारे ऊपर बारंबार हमले भी हुए, लेकिन हमने बहुत कुछ खोया। हमने अपना धन खोया, हमने अपनी संपदा खोई, हमने अपना भूखंड खोया, लेकिन हमने अपनी संस्कृति नहीं खोई। और यही कारण है कि भारत आज भी उन सब देशों में आज भी खड़ा है, और कुछ देश जो हमसे बट के कट के अलग हुए थे, या जिनको किसी कालखंड में किसी कारण से विभाजित कर दिया गया था, वो आज भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये तो सोचते हैं कि अगर हम भारत के साथ होते तो शायद हम आज भी सुरक्षित होते। ये बिल, बात तो सत्य है। बिल्कुल। अब चलते चलते एक लास्ट बात जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्योंकि उस पीढ़ी में हैं जो पीढ़ी इस देश को अब संभालेगी, क्योंकि आप जिस उम्र में हैं, आपने इस देश को बनाना है, आप जैसे युवाओं ने बनाना है। जब आप जैसे युवाओं से मिलते हैं, कुछ लोग आपकी जैसी सोच के होंगे, कुछ आपकी सोच से विपरीत होंगे, कुछ आपकी सोच को अच्छा मानते हैं, कुछ गलत भी मानते होंगे। मैं संदेश तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप अपने साथ के युवा साथियों को क्या अपनी तरफ से एक बात कहना चाहेंगे कि अगर हम इस तरह से चलेंगे, तो भारत देश सच में विश्व गुरु बन सकता है? मुझे लगता है कि वैसे तो मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि अपने साथियों को कुछ कह सकूँ जो मेरे हम उम्र हैं, क्योंकि मैं भी उन्हीं की तरह सीख रहा हूँ। आप कह सकते हैं क्योंकि आप हमसे बड़े हैं, अनुभव ज़्यादा है, आप बता सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि अभी यहाँ पे बैठा हूँ, मौका मुझे मिला है। अ, 2-3 चीज़ें हैं। एक अध्ययन, कि आप जिस बात को कह रहे हैं, खासकर आज के समय में, डिजिटल युग में, जहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको इतनी ज़्यादा है कि आप पचा नहीं सकते।
बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो किसी भी चीज़ पर भरोसा करने से पहले उसके बारे में जानना, उसको परखना जो है वो आवश्यक है। किसी भी पुरानी चीज़ को इसलिए हटा देना कि मुझे वो सही नहीं लग रही है, वो बहुत गलत बात है। जब तक आपके पास उसका अल्टरनेट और एक अच्छा अल्टरनेट नहीं है, तब तक किसी भी बात को यूँ ही खींचना मुझे लगता है बिन मतलब का है। आपको उसके अल्टरनेट देने पड़ेंगे, अच्छे अल्टरनेट देने पड़ेंगे, तब समाज आपकी जो है बात सुनेगा। उसके लिए अध्ययन भी करना चाहिए। अध्ययन के साथ-साथ आपको दूसरों की बात को सुनना, समझना और उससे भी कोई अच्छी बात जो है वो निकाल के रखनी चाहिए। भई ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सकता है, लेकिन अगर वो जो ईंट मारने वाला व्यक्ति है उससे अपना घर खड़ा कर लिया जाए तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है। तो उसका प्रयोग किस प्रकार से करना है ये भी हमें आना चाहिए। इसके अतिरिक्त मुझे लगता है कि प्रसन्नता आज के समय में ना सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारी जनरेशन में डिप्रेशन, अवसाद ये समस्याएँ बहुत ज़्यादा हैं। तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके या बहुत ज़्यादा उनके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा चिंतन करके और बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी का भला, किसी समाज का या किसी देश का भला तभी कर सकते हैं जब आपकी स्थिति जो है वो ठीक है। तो पहले तो स्वयं को ठीक कीजिए, तो दिनचर्या अच्छी कर सकते हैं आप, एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, अच्छे लोगों से मिलिए-जुलिए, अच्छी बातें कीजिए, सकारात्मक रहिए। उसके साथ-साथ अध्ययन कीजिए ताकि आप पर किसी भी प्रकार का जो प्रश्न है, जैसे मैं कह सकता हूँ कि पश्चिम आपसे प्रश्न पूछेगा, तो आपके पास अगर उसका उत्तर होगा तो वो आपकी बात सुनेंगे। आपके पास उत्तर नहीं होगा, आप किसी ट्रेडिशन को सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए फ़ॉलो कर रहे हैं क्योंकि करना है और आप उसके पीछे की जो वैज्ञानिकता है, उसके पीछे का जो भाव है, वो नहीं समझ पा रहे हैं, उससे आप भावनात्मक रूप से नहीं जुड़े हैं, तो वो कहीं न कहीं कच्चा-सा रह जाएगा। तो वो अच्छे से आपको पकाना है और उसके लिए आपको अध्ययन करना है, उसको समझना है। और तीसरा, अपने समाज के बारे में सोचना, अपने देश के बारे में सोचना कि मेरे किस काम से मेरे देश और समाज का भला हो सकता है। जब आप ये कर लेंगे उसके बाद अपने परिवार के बारे में और फिर अपने बारे में सोचेंगे तो सारा का सारा देश जो है वो खुद अच्छा हो जाएगा। ये पहले भी रहा है। महाभारत में भीष्म पर्व में शायद ये विषय आता है, कहानी आती है जिसमें भीष्म बताते हैं कि इस देश में एक समय वो भी था जब कोई राजा नहीं था। लोगों ने केवल अपने धर्म का पालन करके सारा की सारी जो व्यवस्था थी वो चलाए रखी। और मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ कि जब आप अपने धर्म का पालन करेंगे, अच्छे से पालन करेंगे, तो आपको अधिकारों के लिए बहुत ज़्यादा सड़क पर नहीं निकलना पड़ेगा। क्योंकि आपने अपने कर्तव्य का पालन अच्छा किया, तो किसी के अधिकार स्वतः ही बच जाएँगे। तो आपको इस दृष्टि से जो है वो अपने जीवन का सोचने का तरीका जो है वो ऐसा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं हो सकता, हम परफेक्शन की ओर जाने की कोशिश करते हैं। तो आप ये कोशिश कीजिएगा तो मुझे लगता है जीवन मेरा भी, आपका भी, सबका अच्छा हो जाएगा। और देश की तो मुझे लगता है कि भविष्य यही है कि भारत शीर्ष पर पुनः पहुँचेगा, क्योंकि इतिहास खुद को दोहराता है। तो हम पहले शीर्ष पे रहे हैं तो फिर शीर्ष पे आएँगे। हो सकता है वो देखने के लिए मैं जीवित ना हूँ, मेरी 2 पीढ़ियाँ और लग जाएँ, लेकिन वो होगा ज़रूर। लेकिन वो होगा तभी जब आचरण और व्यवहार जो है हमारे देश के लोगों का, जो प्राचीन समय में देवताओं के लेवल का था, वो पुनः देवताओं के लेवल का हमें लाना पड़ेगा। चाहे वो शस्त्र है, चाहे शास्त्र है, दोनों में हमें अपनी भूमिका जो है वो अच्छे से करनी पड़ेगी, निभानी पड़ेगी, दोनों को साथ चलाना पड़ेगा। शक्ति चाहिए, क्योंकि दुनिया मंदी जोरानू लख लानत कमजोरानू। तो वो बाजुओं में भी आपके शक्ति चाहिए, आपके दिमाग में भी वो शक्ति चाहिए, बौद्धिक शक्ति चाहिए। जब ये दोनों का समावेश अच्छे से होगा, तो भारत पुनः जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो दोस्तों एक बात तो आज तय हो जाती है कि हम जब कहते हैं कि हमारा आज का युवा वर्ग भटका हुआ है या वो दिशाहीन है, उसको नहीं पता कि मेरे को कहाँ जाना है। लेकिन जब हम इसी समाज में शिवा जैसे युवाओं को देखते हैं तो हमें ये प्रसन्नता होती है और कहीं न कहीं इस बात का गर्व भी होता है और इस बात की चेतना भी जगती है कि नहीं, भारत अच्छे हाथों में है। कुछ एक परसेंट लोग होंगे जो शायद भारत के बारे में नहीं सोचते, लेकिन बहुत सारे युवा शिवा की तरह भी हैं जो देश हित और देश के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे युवा अगर देश में रहकर देश के लिए काम करेंगे तो देश को दोबारा से विश्व गुरु बनने में या एक अपना महानतम कहलाने में कोई भी समय दूर नहीं है और वो समय ज़रूर आएगा और हम उस दिशा की तरफ चल निकले हैं। हमें सिर्फ एक ही काम करना है हमारी जैसी पीढ़ी को, कि ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करना है और जो भी वो प्रश्न करें उस प्रश्न का अगर जवाब इमीडिएट है तो देना चाहिए, अगर नहीं है तो उसके बाद में रिसर्च करके उसको जवाब ज़रूर दीजिए। क्योंकि जब आप एक युवा की
जिज्ञासा को शांत करते हैं, तभी आप उसको अपने साथ लगा सकते हैं। आप उसको ऊपरी-ऊपरी जवाब देकर या कहकर कि ये ऐसा नहीं हो सकता, आप उसको दरकिनार करेंगे तो युवा कभी भी आपके साथ नहीं आएगा, और जब तक युवा आपके साथ नहीं आएगा तब तक देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। तो हमें युवाओं की, उनकी जिज्ञासा और उनकी चेतना दोनों को जागृत रखना होगा, तभी ये देश महान देश बनेगा। शिवा, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने आपका बहुत धन्यवाद। ही एक सटीक शब्दों में और बहुत थोड़े समय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ज्ञान की बातें बताई। शायद मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, लेकिन मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा। हमारे स्टूडियो में आने के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड हम कोशिश करेंगे कि आपका एक पार्ट जो पोएट्री और जो साहित्य का है वो रह गया है, उसके ऊपर हम अगली बार चर्चा ज़रूर करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।